आदाब, मैं हूं अरबाज अहमद। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे सरकार के 3 साल के कामकाज की। अक़लियत के लिहाज से कैसे रहे ये 3 साल, कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां थी जिन पर सरकार खरी उतरी और कौन कौन सी चुनौतियां अब भी बरकरार है। हम सरकार के उन तमाम नुमाइंदों से बातचीत करेंगे जो सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहना रहे हैं, साथ ही उन लोगों से जो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकारी योजनाओं के ज़रिए अक़लियत के अधूरे ख्वाबों को पूरा किया जाए। आइए देखते हैं कैसे रहे हैं सरकार के ये 3 साल। दिसंबर 2016 को सूबे की सरकार को 3 साल पूरे होने की मुबारकबाद के बीच अधूरे ख्वाब की टीम ने रुख किया सरकार के जरिए मुस्लिम अल्पसंख्यकों को दिए गए गुज़िश्ता 3 सालों का हिसाब लगाने। इन 3 सालों में मुसलमानों को आखिर क्या मिला और क्या बाकी रह गया। पिछले विधानसभा चुनावों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों ने जिस तरह बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर सूबे में सरकार बनाने में सहयोग किया ताकि एक बेहतर सरकार सूबे में बने और प्रदेश के साथ मुसलमानों के विकास पर भी रोशनी डाले, लेकिन क्या ये सरकार इनकी उम्मीदों पर खरी उतर पाई है? इन्हीं सब बातों पर गौर और फिक्र करेंगे आज के हमारे प्रोग्राम में। तो आइए आगाज करते हैं अधूरे ख्वाब। पिछले 3 साल का समय जो था वो समाज के सभी वर्गों के लिए बड़ा ही उत्साहवर्धक रहा और राजस्थान के अंदर बड़ा आशावादी माहौल बना रहा। 2003 से 8 तक का जो कार्यकाल वसुंधरा राजे जी का रहा, उसमें राजस्थान की सभी कौमों 36 कौमों ने महसूस किया सबको बराबर लेके चलती हैं। उसमें मुस्लिम समाज भी एक है। जहाँ तक सरकार की बात है तो बड़ी खुशी की बात है कि हमें इस टेन्योर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये करके दिखाया है कि जो एकता का जो नारा है 36 कौमों को साथ लेने का, उसको उन्होंने बिल्कुल सुदृढ़ रूप से करके दिखाया है। अगर पिछले 3 साल का रिकॉर्ड हमारे मुख्यमंत्री का और बीजेपी सरकार का देखा जाए तो मुसलमानों ने वसुंधरा राजे से ज़ाती तौर पर बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी कि वो एक अच्छी औरत हैं, इंसाफ पसंद औरत हैं और थोड़ा सा लिबरल जो है वो एक एटीट्यूड रखती है। सूबे की सरकार बनने के 2 साल तक जरूर मुस्लिम अल्पसंख्यकों की रहनुमाई और उनसे जुड़े कई विभाग खाली ही रहे, जिसे भरने की मांग बार बार उठती रही। इन्हीं मांगों के दरमियान सरकार ने 2016 में कई मुख्तलिफ विभागों और बोर्ड को चेयरमैन दिए, तो कई विभाग जैसे उर्दू एकेडमी आज भी खाली पड़े हैं। क्या इन खाली पड़े विभाग और एकेडमियों से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है? ये बात और है कि सरकार कोई भी फैसला ले, कोई भी कदम बहुत नाप तौल कर रखती है, पर इस नाप तौल से क्या सरकार के बचे हुए 2 साल में इस कमी को पूरा कर लिया जाएगा? मुसलमानों से मुताल्लिक़ इदारे थे वो खाली चल रहे थे 3 साल से। वक्फ बोर्ड के अंदर अभी कुछ महीने पहले ही जो है वक्फ बोर्ड का नॉमिनेशन हुआ है। इसी तरीके से हज कमेटी कई सालों से खाली पड़ी हुई थी, हाजियों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही हज के बिल्कुल लास्ट मोमेंट के अंदर जब फ़्लाइट्स शुरू होने वाली थी, उस वक्त जा कर के जो है हज कमेटी के चेयरमैन का उन्होंने जो है वो इंतखाब किया है। उर्दू एकेडमी अभी खाली पड़ी हुई है, सिर्फ सेक्रेटरी का उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है। 2013 में सरकार बनने के साथ ही प्रदेश में कई सारी मुश्किलें एक के बाद एक करके सामने आती गईं। चाहे सूर्य नमस्कार का मामला हो या फिर गाय को लेकर कई सारे मामले सामने आए हों, जिससे मुस्लिम तबका समेत प्रदेश वासियों को बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हालांकि सरकार ने इन सभी मामलों पर गौर करते हुए कई अच्छे इकदाम भी उठाए, जिससे सूबे में अमन चैन कायम हो सका। अवाम की तकलीफ सरकार से नहीं बल्कि सरकार में शामिल उन लोगों से रही है जो इस तरह का माहौल पैदा करते हैं, जिससे न सिर्फ मुस्लिम तबके को बल्कि सरकार को भी इसका खमियाजा उठाना पड़ता है। जो बयानबाजी चलते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार के मुद्दों पे आपने देखा होगा, आपने गौ कशी के मामले में देखा होगा, जो तरह तरह के बयानबाजी हुए, उससे भी बहुत सारे
माइनॉरिटीज़ को फ़र्क पड़ा है। 3 साल पिछले मोर और लेस पीसफुल एटमॉस्फेयर रहा है, इसलिए एक सुकून रहा। गुज़िश्ता 3 सालों में मदरसों के कई मसाइल सामने आए। मदरसों की मॉनिटरिंग के नाम पर बंद करने का एक बड़ा मसला सामने आया, तो वहीं मदरसा बोर्ड चेयरमैन का नहीं होना कौम में नाराजगी भरता रहा और जिसे जल्द भरने की मांग जारी रही। सरकार ने कौम की नाराजगी को समझते हुए 2016 में मेहरुन्निसा डाक को मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया। चेयरमैन बनने के साथ ही मेहरुन्निसा ने सबसे पहले उन मदरसों को चालू करवाया जो गलत मॉनिटरिंग की वजह से बंद कर दिए गए थे। हमने 46 मदरसाज को वापस चालू किया, जिसमें नामांकन हमें दिखाई दिया 10-15 बच्चे हैं, और जहाँ पे बच्चों की बहुत दूर दूर तक पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने 46 को चालू किया। और अभी भी हम अगर ऐसा कोई मदरसा है जहाँ पे बच्चे हैं और वो गलत तरीके से अगर किसी रिपोर्ट के तहत या किसी के अनदेखी के तहत अगर वो डीरजिस्टर हो गया है, तो उसको हम आगे उसकी फाइल भेजते हैं, लेकिन ऐसा अभी तक कोई एज सच आया नहीं है। मदरसों में आज भी कई मूलभूत जरूरियात की कमी साफ तौर पर देखी जा सकती है। आज भी कई मदरसे उस बुरे दौर से गुजर रहे हैं जिन्हें जरूरत है अच्छी सहूलियात की। नई बनी चेयरमैन ने जरूर मदरसों को कंप्यूटर, फर्नीचर और पैरा टीचर देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक ये पूरे नहीं किए जा सके हैं। आज भी ज्यादातर बच्चे दरी पट्टी पर ही बैठकर तालीम हासिल करने को मजबूर हैं। जब मैडम का अपॉइंटमेंट हुआ था, हमें बड़ी उम्मीदें थीं कि मैडम आगे बढ़ करके मदरसों के निज़ाम को बेहतर से बेहतर करेंगी। उन्होंने कुछ हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुर्सियां दे दी, टेबल्स का साथ मिलाकर कुछ कंप्यूटर दे दिए। कंप्यूटर तो आपने दे दिए, कंप्यूटर टीचर दिया नहीं। सारे मदरसों में अब वो कंप्यूटर कोई काम नहीं आ रहे। मदरसा बोर्ड एक बहुत बड़ा इदारा है। मदरसा बोर्ड से जुड़े हुए जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जिसमें मदरसा पैरा टीचर्स को नियमित करना, छठे चरण के पैरा टीचर्स को उनका मानदेय उनके खाते में डालना, मदरसा कंप्यूटर पैरा टीचर्स की भर्ती करना, SPQEM योजना में मदरसों का आधुनिकीकरण करना, मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण के लिए जितना भी जो धनराशि का आवंटन गुज़िश्ता कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया था, वो पेंडिंग अधूरे काम है, उनको पूरा करना। क्योंकि हमारे जितने भी मसाइल है उसमें हमने भी वो होमवर्क किया है और सरकार से उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 18,000 पूरे राजस्थान के लिए बच्चों के लिए आई थी। धीरे धीरे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 2,60,000 साल की आने लगी। फ्रेश, रिन्यूअल तो इसमें है नहीं। तो इससे ये लगा कि वाकई सरकार ने स्कॉलरशिप देकर और मुसलमानों की तालीम को मजबूत करने के लिए एक अच्छा खासा इस रास्ते से कदम उठाया है और इसका बड़ा फ़ायदा मुसलमानों को होने लगा। लेकिन सरकार बदलते ही सबसे पहले तो जो 2,60,000 साल की आ रही थी उसको घटा के 75,000 कर दी गई। मैंने जब एंट्री की तो हमें ये महसूस हुआ कि हमारे बच्चे अभी तक उनका खुद का ही अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ है। उनका जो अंदर से मॉरल है वो इसलिए डाउन है क्योंकि वो नीचे की तरफ देखते हैं। तो हमें ये महसूस हुआ कि हमें सबसे पहले हमारा जो सरकार का फंड है उसको इस तरह से काम में लेना चाहिए कि कम से कम बच्चे ऊपर बैठे, आँख में आँख मिला के बात कर सकें, ऊपर देख सकें, तभी उनका मॉरल अपलिफ्ट होगा। इस कंप्यूटर टीचर का जो हमारे प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम सभी टीचर्स की, जितने भी हमारे टीचर्स हैं 6600 टीचर्स हैं, उनको हम कंप्यूटर की RKCL से ट्रेनिंग करवाएंगे। प्रोग्राम में फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो बात करेंगे तालीम के साथ साथ वक्फ से जुड़ी चुनौतियों, उसके लिए किए जा रहे काम और उससे जुड़े कुछ और हालात के बारे में। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी ही हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं, आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम तालीम के साथ साथ बात करेंगे वक्फ जायदाद की भी। वक्फ जायदादों के विकास के लिए क्या कुछ किया जा रहा है और वक्फ जायदादों से जुड़ी चुनौतियां क्या क्या हैं, आइए देखते हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में। सूबे में मदरसा पैरा टीचर के हालात भी किसी से छुपे हुए नहीं है।
सिर्फ 4,100 रुपए से लेकर 7,400 रुपए के बीच तनख्वाह पाने वाले ये पैरा टीचर आज किन परेशानियों से दो चार हो रहे हैं और इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। गुज़िश्ता सरकार से लेकर इस सरकार तक इन पैरा टीचरों से न जाने कितने वादे किए गए, लेकिन पूरा एक भी नहीं हो सका। मदरसा पैरा टीचर्स का जो यूनियन है वो बार बार क्योंकि सरकार के साथ वो कंधा से कंधा मिला चलते हैं। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का जो अभी गुज़िश्ता दिनों में जो एक प्रस्ताव भेजा था 1,000 रुपये बढ़ाने का, अरे भाई आप क्या कर रहे हो? आप मतलब न्यूनतम मजदूरी से कम मानदेय बढ़ाने की आप रिकमेंड कर रहे हो और वो भी सरकार ने माना नहीं। छठे चरण के पैरा टीचर आज करप्शन के शिकार हो रहे हैं, उनका मानदेय जो है वो खुद के खाते में नहीं आ रहा है। आज जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं मदरसा बोर्ड के लिए कि वहाँ जितने भी पैरा टीचर्स हैं वो परमानेंट नहीं किए जा रहे, उनकी तनख्वाहें एक डेली वेजेज मजदूर से भी कम तनख्वाहें दी जा रही है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम है। आप अपने यहाँ के पैरा जो टीचर्स हैं उनको 22,000, 25,000, 30,000 और 40,000 तनख्वाह देते हैं और यहाँ 4,000 तनख्वाह देते हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस आदमी का 4,000 रुपये में भी वो अपना घर छोड़ के आया है, किराए के मकान में रहता है, खाना खाएगा, क्या करेगा वो? हमारी सरकार, मैं नहीं समझता कि क्यों नहीं इस पर सोचती कि एक आदमी 4,000 रुपये में क्या तो बच्चों को पढ़ा पाएगा, क्या खाएगा, क्या रहेगा, उसके अपने बच्चे हैं, उनके अपने खर्चे हैं। जब तक पैरा टीचर्स का हम सुधार नहीं करेंगे, उनकी व्यवस्था सही नहीं करेंगे और तो वो दिमाग लगाकर और ढंग से दिल से पढ़ा नहीं पाएंगे। गुज़िश्ता कुछ सालों से मदरसों को 10वीं क्लास तक चलाने और मदरसों को संवैधानिक दायरे में लाने की मांग भी चली आ रही है ताकि मदरसों को एक अलग मकाम मिल सके और उसमें आ रही परेशानियों को भी दूर किया जा सके। आम मदरसों में 8वीं तक ही तालीम दी जाती है, जिसकी वजह से कई सारे बच्चे 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, जिससे इनकी तालीम बीच में ही रुक जाती है। ये परेशानियां खासकर उन बच्चियों के साथ भी है जिनके माँ बाप खुद पढ़े लिखे नहीं है। आज न सिर्फ मदरसों को 10वीं तक करने की जरूरत है, बल्कि मदरसों को संवैधानिक दायरे में लाने की भी अशद जरूरत है और ये जरूरत साफ तौर पर महसूस की जा रही है। हमने बार बार मांग करी थी कि मदरसा बोर्ड को संवैधानिक दर्जा दिया है। जितने भी दूसरे स्टेट के जो मदरसे बोर्ड चल रहे हैं, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, वहाँ के बोर्ड को अध्ययन दल भेजा जाए और वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फॉलो करे और राजस्थान के जो मदरसे हैं वो पहले मदरसा बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे। और यहाँ तक कि हम तो ये कहते हैं कि वेस्ट बंगाल की तर्ज पे राजस्थान के मदरसा बोर्ड को 10वीं तक के स्तर की परीक्षा लेने के लिए भी करे। मदरसा बोर्ड को मजबूती देने के लिए उसका कानून बनाया जाए। उस सिलसिले में उन्होंने बताया कि कानून तैयार है और लेकिन उसमें पेशरफ्त नहीं हुई, उसको आगे नहीं बढ़ाया गया और इसकी वजह से हमारे मदरसे 8वीं जो दर्जे तक की तालीम देने तक महदूद हो गए और ये पिछले 15, 16, 17 साल से वहीं खा। तो उनके जो पास आउट बच्चे थे सारे ड्रॉप आउट हुए। तालीम का जो हमें कौम को आगे बढ़ाना है तो हमें आला तालीम की तरफ जाना है और इस बोर्ड को एक पैरेलल बोर्ड की हैसियत से सेकेंडरी तक तो ले आए। कम से कम कानून बन जाएगा तो सेकेंडरी तक, इससे हमारे बच्चों के सेकेंडरी लेवल पर आएंगे तो हम आगे कोई दूसरा और रास्ता भी निकल आएगा। अभी तक जो क्राइटेरिया अपर प्राइमरी का है वो मुश्किल से 20% है। तो आप जब तक 40-50% अपर प्राइमरी नहीं कर देते हो, 3200 मदरसों में से अगर 200 मदरसे अपर प्राइमरी हैं, 300 भी हो जाते हैं तो ये काफ़ी नहीं है 10th करने में। तो हमारी कोशिश पहले ये है कि हम पहले इनको अपर प्राइमरी करें और बहुत अच्छे रूप से चल रहे हैं सभी मदरसे। तो वहाँ जहाँ पे 700-800 बच्चे पढ़ रहे हैं तो पहले हम एक अभियान के तहत इनको अपर प्राइमरी करेंगे, उसके बाद हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि आप हमें 10th की परमिशन दें। सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग के साथ कई विभाग भी बनाए हैं जिनसे अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ने में फायदा मिल सके, लेकिन कितना फायदा अल्पसंख्यकों तक पहुंचता है इसकी मॉनिटरिंग शायद नहीं होती। अधूरे ख्वाब की टीम ने प्रदेश भर में चलाई जा रही योजनाओं का जायजा लिया तो मालूम ये हुआ कि ज्यादातर स्कीमें इन मुस्लिम वर्गों को तो पता ही नहीं है। जाहिर है तालीम की कमी की वजह से मुस्लिम अल्पसंख्यक सरकार की उन तमाम स्कीमों का फायदा भी नहीं उठा रहे हैं जो खास तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए ही चलाई जा रही हैं। जरूरत है तो इस तबके को अच्छी तालीम की और जागरूकता की।
अन्य जो काम हो रहा है वो हो रहा है अल्पसंख्यकों को ऋण देने का। इनमें ऋण में 3 किस्म रहती हैं। एक तो किसी अल्पसंख्यक वर्ग के किसी व्यक्ति को अपना व्यवसाय करना हो, उसके लिए सरकार ऋण, ये जो अल्पसंख्यक वित्त निगम है ये ऋण उपलब्ध कराता है, और जो ऋण में हैं ये बहुत सस्ती दरों पर लगभग 6% की दर से ये ऋण दिए जाते हैं। प्रोग्राम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो बात करेंगे वक्फ के कामकाज के साथ साथ हज कमेटी की भी। क्या कुछ नया कर रही है हज कमेटी इस बार? लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी ही हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब। प्रोग्राम के इस हिस्से में वक्फ जायदादों के साथ साथ हम बातचीत करेंगे हज कमेटी की भी। आइए देखते हैं क्या कुछ खास किया जा रहा है वक्फ के साथ साथ हज कमेटी में भी। सूबे में वक्फ के हालात भी किसी से छिपे हुए नहीं हैं। प्रदेश भर में फैली तकरीबन 19,000 से भी ज्यादा वक्फ जायदादें वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं, लेकिन अभी तक इन जायदादों पर ज्यादा कुछ नहीं किया जा सका है। लंबी चौड़ी प्रक्रिया के बाद अप्रैल 2016 में जरूर वक्फ बोर्ड चेयरमैन का ओहदा अबू बकर नकवी के तौर पर भरा गया, लेकिन देर से बने इस बोर्ड में कितना काम अगले 2 सालों में किया जा सकता है ये कहना जरा मुश्किल ही है। जायदादों पर होते अतिक्रमण और कम किराया नीति को वक्फ बोर्ड किस तरह से हल कर पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। जितनी संपत्ति है सब खुर्द-बुर्द है, आज तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ, और जितने भी पिछले भी वक्फ चेयरमैन रहे उन्होंने भी कुछ नहीं किया, और आज जो चेयरमैन बन करके आए हैं उनकी भी हालात ऐसी है कि वो सुर्खियाँ तो बटोर रहे हैं, लेकिन जिन इलाकों में जिन वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियाँ पड़ी हुई हैं उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है और कोई उसमें डेवलपमेंट भी नहीं हुआ। वादे खूब हो रहे हैं लेकिन वादों में कोई खरा नहीं उतर रहा। 20 मार्च 2016 को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद जो मैंने महसूस किया तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की यही सोच थी कि वक्फ के ऊपर जो ज़मीनें पड़ी हैं उस पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, अच्छा से अच्छा काम हो, वो किया जाना चाहिए। बच्चियों के स्कूल बनाया जाना चाहिए, बच्चों के स्कूल बनाना चाहिए, हॉस्टल बनाना चाहिए, और जहाँ तक हो सके हॉस्पिटल भी बनाकर और आम जनता के लिए, न सिर्फ मुस्लिम के लिए बल्कि सबके लिए बनाएं, ताकि उसका मैसेज पूरे प्रदेश में उस ज़िले के अंदर जाए, ताकि वक्फ की भी एक अच्छा मैसेज राजस्थान के अंदर रहे। नए बने वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने आते ही कई दरगाह कमेटियों और मुतवल्लियों को बर्खास्त कर कुछ मैसेजेस देने की कोशिश जरूर की है, पर चेयरमैन को लेकर गुज़िश्ता कुछ वक्त से मीडिया में चल रही बयानबाजी से वक्फ जायदादों के हालात को सुधारना शायद इतना आसान नहीं होगा। पिछली गवर्नमेंट में भी जो चेयरमैन थे या वक्फ के जिम्मेदारान थे उनसे हम बहुत ज़्यादा जो है मुतमईन नहीं थे, लेकिन अब मौजूदा जो सेटअप है उसमें और ज़्यादा वो अदम इत्मीनान हम लोगों का बढ़ गया है। आज वक्फ के पास तकरीबन राजस्थान के अंदर 22,000 जो है वो जायदादें हैं। अगर इनका सही तरीके से डेवलपमेंट हो जाए, इनका सही तरीके से इस्तेमाल हो जाए तो हमें हुकूमत को परेशान करने की कहीं ज़रूरत ही महसूस नहीं हो। हमारे पास वक्त जायदादें इतने हैं कि मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो एजुकेशनल हो चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, वक्फ बोर्ड बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। 20 मार्च के बाद जो मुझे जिम्मेदारी दी गई उसके बाद सरकार, शासन प्रशासन सरकार की तरफ मदद के जरिए बीकानेर के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर, नागौर के अंदर, टोंक के अंदर, जयपुर के अंदर कई जायदादें, 15-20 जायदादें ऐसी थी जो इंक्रोचमेंट हो रखा था। उनके वारंट इश्यू संपदा अधिकारी साहब ने करके हमने जब भेजा तो उनकी सभी जो जायदादें खाली हुई, तो राजस्थान के अंदर एक पहला मैसेज गया कि कभी इनकी जायदादें खाली होती हमने देखा नहीं वक्फ बोर्ड की, लेकिन पहली बार हमें ऐसा महसूस हुआ कि वक्फ की जायदादें खाली हो रही हैं और उस खाली होने के बाद उन पर काम करने की तैयारी चल रही है। राजस्थान हज कमेटी की बात की जाए तो इस बोर्ड को सबसे देर से चेयरपर्सन मिला है। सरकार ने सफर हज के आखिरी मौके पर अमीन पठान को हज कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी। जाहिर है इस आखिरी वक्त पर क्या काम होंगे ये कौम अच्छी तरह से जानती है। क्या यही नियुक्ति कुछ वक्त पहले नहीं की जा सकती थी? सब जानते हैं कि प्रशासनिक तौर पर किए जा रहे काम में जनता की शिकायतें कम ही सुनी जाती हैं। जाहिर है सरकार को 13 दिसंबर को 3 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक मुसलमानों के कई ख्वाब अधूरे ही रह गए हैं। जहां एक तरफ जरूरी सुविधाओं की कमी, सरकारी स्कीमों का कौम तक नहीं पहुंचना शामिल है, तो वहीं आज भी उर्दू अकादमी और मेवात विकास बोर्ड सहित ऐसे कई विभाग हैं जो खाली पड़े हैं। आखिर हालात बदलेंगे भी तो कैसे, जब कई सारी परेशानियां बाहें पसारे खड़ी हुई हैं।
कुछ हमारी भी कमी है, कुछ हमारे जो नेता हैं, जो हमारे रहबर हैं, जो हमारे कौम के जो लीडर्स हैं, उनमें भी कमी है। वो एक बार वोट के वक्त में लोगों को कन्विंस करने तो आ जाते हैं, लेकिन बाद में उसकी जितने भी योजनाएं हैं उसके बारे में अच्छी बुरी बातें बताने के लिए वो नहीं आते। और मैं समझता हूँ कि अगले 2 साल भी है बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अल्पसंख्यक वर्गों को मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगा राजस्थान सरकार की तरफ से कि राजस्थान सरकार इसके लिए बहुत चिंतित भी है और संवेदनशील भी है। अल्पसंख्यक वर्गों की जो जनसंख्या है राजस्थान के अंदर लगभग 15 से 17% है। 15 से 17% का मतलब है कि लगभग 1 करोड़ की जनसंख्या इन अल्पसंख्यक वर्गों की है। मैं उन्हें राजस्थान सरकार की तरफ से और राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से विश्वास दिलाना चाहूँगा कि सरकार की सारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ समाज के सारे वर्गों को, विशेषकर अल्पसंख्यक वर्गों को जिनकी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ के करीब है, उन तक पहुंचाया जाएगा और उनको अधिकाधिक लाभ दिलाया जाएगा। और इसके लिए उनको सक्षम बनाने का काम और उनको पात्र बनाने का काम अल्पसंख्यक आयोग और सरकार की सारी एजेंसियां करेंगी, ये विश्वास मैं दिलाना चाहूँगा। ईटीवी अधूरे ख्वाब की टीम न सिर्फ सरकार को 3 साल मुकम्मल होने की मुबारकबाद देती है और साथ ही मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अधूरे ख्वाबों को सरकार के बचे हुए 2 सालों में पूरा करने की मजीद बात भी कहती है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम अधूरे ख्वाब, जो हमने पेश किया सरकार के 3 साल के उन कामकाज के बारे में जो उन्होंने अक़लियत के लिए किए हैं। अक़लियत के अधूरे ख्वाब बहुत से हैं और सरकार कोशिश भी कर रही है कि उनके अधूरे ख्वाबों को पूरा किया जाए। आज के इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। फिर किसी और शहर, किसी और कस्बे से आपके लिए लेकर हाजिर होंगे अधूरे ख्वाब। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।